हाइड्रोलिसिस तो ब्रेक डाउन होती है ना, तो ये कंडेंसेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, रिडक्शन तो होगी नहीं यहां पर। नेक्स्ट है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट अबंडेंट कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज, तो वो है बेटे आपके पास कार्बोहाइड्रेट। बुक की लाइन है ये। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म पे, सेल वॉल पे और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। तो याद रखिएगा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होंगे। बाकी जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है उस पे ग्लाइकोप्रोटीन है, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया जो है उस पे मौजूद है लाइपोप्रोटीन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है उसमें भी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं। Type of biomolecule that are the last source of energy for cellular respiration, so answer will be protein. जी मोहम्मद तफान खान साहब जी बेटे। सर ये 7 का प्रोटीन कैसे है? 7 कैसे है देखिए, यस सर। टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल दैट आर लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले होती है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइज, ठीक है। लिपिड्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स इसके बाद आती हैं, सबसे लास्ट में प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड कम एनर्जी देते हैं और कम ही मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कि हमारी फूड के तौर पे हम इसको नहीं ले रहे होते, इस वजह से। जी बेटे जी, जी फान साहब। सर बस हो गया। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। ये बुक की लाइन ही है और ये मैंने आपको बताया भी था इसकी डेफिनेशन करके। अ कार्बोहाइड्रेट हैविंग मोर देन वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक से ज्यादा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा तो वो डेक्स्ट्रीन है। यहां से देखिए ना कि माल्टोज तो डाइसक्राइड है, तो इसमें एक जो है हमारे पास क्या होगा, होगा क्या कहते हैं, माल्टोज में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लैक्टोज में भी, सक्रोज में भी डाइसक्राइड है, डेक्स्ट्रीन पॉलीसेक्राइड है, हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, तो इसमें ज्यादा होंगे, तो इसलिए आंसर बीटा है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, तो रेड कलर कौन आयोडीन के साथ देता है, तो बेसिकली आपने पढ़ा था रेड कलर जो है वो स्टोरेज होमोपॉलीमर होता है, जिसको हम नाम देते हैं आपके पास ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन स्टोरेज होमोपॉलीमर है, तो इस वजह से हम इसको ये नाम देंगे, बीटा आंसर बेस्ट बनेगा। स्ट्रक्चर होमोपॉलीमर वो आप कहते हैं बेसिकली सेलुलोज को। मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज, तो 6 कॉर्नर्ड होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। 4 नहीं बनाएगा, 5 पेंटोज बनाती है, 7 लेस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो है रिंग स्ट्रक्चर्स में वो 6 कार्बन वाले आएंगे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कीटो ट्रायोज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अगर वो एल्डो पूछता तो आंसर अल्फा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट। सो अब आप लोगों ने बताना है कि किस में होगी जी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो माल्टोज में भी होती है, अमाइलोज में भी होती है, लैक्टोज में भी होती है, लेकिन आंसर पर क्या बनेगा सुक्रोज, क्योंकि इसमें 1,2 लिंकेज होती है। जी बेटे से बात कुछ नहीं सर, आंसर देने लगी थी, वो आपने खुद ही बता दिया। जी रहमत। सर ये 13 वाला रिपीट कर दें एक बार। हाँ जी, मैं उन्हें बताया है कि एक आपके पास था कि आपके पास जो बेसिकली टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड है, ओ सॉरी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट।
अब देखिए माल्टोज डाइसैकेराइड है, अमाइलोज पॉलीसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। लेकिन जी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये है कि सुक्रोज में 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ना कि 1-4। ठीक 4 है, क्लियर है? सही है, थैंक यू सर। The type of polysaccharide which can be stored in plants and animals are dash and dash respectively. So आंसर क्या होगा वो हमारे पास, देखिए अगर तो प्लांट्स का बोल रहा है तो प्लांट्स में सबसे पहले आपके पास स्टार्च होगी और एनिमल्स में ग्लाइकोजन होगी। तो आंसर जो है चार्ली होगा, ना कि वो डेल्टा होगा। रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज किया, पहले स्टार्च फिर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन यानी कि प्लांट्स में होगी और एनिमल्स में सॉरी होगी। नेक्स्ट बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ 6 कार्बन शुगर विद कीटो फंक्शनल ग्रुप। कीटो फंक्शनल ग्रुप के साथ होगी तो वो बेसिकली आपके पास फ्रुक्टोज होगी। जी निदा अनवर, बेटे क्वेश्चन है आपका कोई? जी अहमद, सो हो गया सर। ओके। मदीहा जी बेटे। जी सर, मैंने स्क्रीनशॉट लेना था, आप फर्स्ट एमसीक्यू से दिखा सकते हैं? अच्छा जी, एंड पे दिखा दूंगा जी। ठीक है सर। अच्छा निदा आपका भी हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोपॉलीसेकेराइड। इसमें से होमोपॉलीसेकेराइड कौन सा है? ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, आप लोगों ने जो है वो बेसिकली इसको स्टडी भी किया है, एलएमएस में भी स्टडी किया है। तो होमोपॉलीसेकेराइड जो है वो नहीं है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकिन होमोपॉलीसेकेराइड नहीं है, वो हीट्रोपॉलीसेकेराइड है। पेप्टाइडोग्लाइकिन पेप्टाइड और ग्लाइकिन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है बेटे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स एक्सेप्ट। लिपिड्स में असाइलग्लिसरॉल भी होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, टर्पिनॉइड्स है और काइटिन है। तो यहाँ पर बेटे काइटिन जो है वो बेसिकली आपके पास आएगा, काइटिन पॉलीसेकेराइड होती है, इसलिए डेल्टा बेस्ट है। असाइलग्लिसरॉल आर एस्टर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, किसमें होगा बेटे? तो ये होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के दरमियान, जब भी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो हमारे पास एस्टरिफिकेशन होती है। लिपिड्स आर रेडिली सॉल्युबल इन, लिपिड्स किस में हल हो सकते हैं? वाटर में नहीं हो सकते, मरकरी हमने पढ़ा नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होंगे या नॉर्मल सलाइन में होंगे। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है क्लोरोफॉर्म में। फॉस्फोलिपिड्स आर एब्सेंट इन, फॉस्फोलिपिड किस में मौजूद नहीं होंगे? ये भी आप लोगों को मैंने जो है वो लेक्चर में बताया भी था कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से बनते हैं, सारा हमने डिटेल में पढ़ा है। तो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स जो हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में नहीं होंगे, सेल मेम्ब्रेन में तो होंगे, सेल वॉल में नहीं होंगे। From the following option identify an example of phospholipid। पामेटिक एसिड फैटी एसिड की है, ब्यूटेरिक एसिड फैटी एसिड की है, लेसिथीन जो है वो बेसिकली आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है, और दूसरी आपके पास है फॉस्फोपैथिक एसिड। फॉस्फोपैथिक एसिड अगर जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप के साथ मिलता है तब वो लेसिथीन बनता है। Specific properties of tail in phospholipid molecule is due to, किसकी वजह से होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी? तो फैटी एसिड्स की वजह से होती है। जाहिर बात है सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है या लिक्विड है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू द कार्बन कार्बन रेशियो की वजह से, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड से। और -8 जो है वो आप लोगों ने बताया ब्यूटेरिक एसिड का है, वो एक एक्सेप्शन है। A fatty acid is unsaturated if it is contain double bond between, किसके दरमियान होगा? कार्बन कार्बन के दरमियान होगा हमेशा।
लिपिड्स दैट आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो इसमें याद रखिएगा एसाइल ग्लाइसरॉल है, जबकि फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चरल है, टर्पिनॉइड स्ट्रक्चर में रोल होता है, प्रोटेक्शन में रोल होता है, वैक्सीज का प्रोटेक्शन में रोल होता है, एनर्जी में एसाइल ग्लाइसरॉल ही होती है। जी, अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्रोटीन मॉलिक्यूल में से इसमें से कौन सी चीज नहीं है? फॉर एग्जांपल, क्या प्रोटीन होमोपॉलीमर होते हैं? क्या प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं। हेटेरोपॉलीमर बिल्कुल होती है, क्योंकि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट करता है आर ग्रुप की वजह से। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोटीन के अंदर होती है, होमोपॉलीमर नहीं होते। कोई ऐसी प्रोटीन नहीं है जो एक ही तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनी हो, यानी कि एक अमीनो एसिड आपके पास, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ल्यूसीन 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 ल्यूसीन, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे पास अमीनो एसिड्स वैरायटी जो होती है उसकी वजह से प्रोटीन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो इसलिए बेस्ट आंसर अल्फा होगा। ये होमोपॉलीमर नहीं होते, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ने तो हमें करवाया था कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, मैंने ये तो नहीं कहा था होमोपॉलीमर, मैंने तो सिंपल सा बताया था कि पॉलीमर होता है। एक जैसे कभी भी एक प्रोटीन में अमीनो एसिड नहीं आ सकते एक ही तरह के, हमेशा मुख्तलिफ आएंगे, इसलिए हेटेरोपॉलीमर एग्जांपल है। और हेटेरोपॉलीमर हो सकते हैं, बीटा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है इसमें, लेकिन होमोपॉलीमर नहीं हो सकते, तो बेस्ट आंसर हमारे पास अल्फा बनता है। नेक्स्ट बेटे देखें, आर ग्रुप इन प्रोटीन पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग लिंकेजेस एक्सेप्ट। अब ये क्या है, आर ग्रुप की बात हो रही है, और बेसिकली क्या बताना है इसमें कि आर ग्रुप में कौन कौन से ये बॉन्ड बना सकता है? आयनिक बॉन्ड बना सकता है, डायस्टेरोइड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड होगा, एक अमीनो एसिड का सी टर्मिनल, एक का एन टर्मिनल इन्वॉल्व होगा। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज, तो ट्यूबुलिन होती है वो, फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल। आप सर कहेंगे कैरेटीन की नहीं हो सकती, वो भी तो फाइब्रस है, मायोग्लोबिन भी फाइब्रस है। उसने आपको प्रोटीन का ये नहीं पूछा कि नेचर क्या है, उसने पूछा मूवमेंट में कौन सी इन्वॉल्व है। जी बेटे आमना। सर क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में आर ग्रुप इन्वॉल्व होगा? हाँ जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? आपको किसी का नहीं होता? होगा, बिल्कुल होगा। सर ये फॉर तो एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक जरा एग्जाम्पल सुने, इसकी आपकी बुक में से एग्जाम्पल है बेटे। बताएं कि ग्लाइसिन जो है उसमें आर ग्रुप क्या होता है? ग्लाइसिन में एच होता है। अगर साथ में एलानिन लगी हुई है उसके साथ, तो बन गया वो पेप्टाइड बॉन्ड, तो बन गया ना। लेकिन उसके जो एलानिन के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है CH3 बना हुआ है। अब ये हो सकता है कि किसी पॉइंट पे जाकर कि ये जो आर ग्रुप ऑफ जो है वो ग्लाइसिन और आर ग्रुप ऑफ जो दूसरे जो है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के साथ मिल जाए, तो इसी को तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है ना। क्लियर है? कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन और कार्बोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन के दरमियान नहीं होता ये हाइड्रोजन बॉन्ड? किसके? सर कार्बोक्साइल जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है इसमें प्रोटीन अमाइनो एसिड में उसके कार्बोक्साइल ग्रुप की ऑक्सीजन और अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के दरमियान ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता? तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड में फिर आर ग्रुप कैसे इन्वॉल्व हुआ? बेटे मैंने इसमें बोला है कि आर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। हाइड्रोजन देखिए ना, मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास आर ग्रुप में हाइड्रोजन है एक में और एक में ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आर ग्रुप जो CH3, ये तो नहीं बॉन्ड बना सकते ना। एक्चुअली तो बनाना किसने है? एक्चुअली जो वो पेप्टाइड बॉन्ड तो नहीं बना सकते। ये मैं ये बता रहा हूं कि आर ग्रुप पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके आमना बेटे क्लियर हो गया? ये सर। क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन टू बी फाउंड इन एनिमल्स। अब ये एनिमल की बात हो रही है तो वो कोलेजन होगी। कोलेजन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में होती है।
if a protein molecule having 2 polypeptide chains and 990 amino acids, then how many water molecule were released during its synthesis? जितने जितने आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके पास दूं कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, मैंने समझाया था, और 49 आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उसमें, तो जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे? 9 क्या होना चाहिए? 988 ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड भी उतने हैं और वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल उतने रिलीज होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 988 है। 988 में 2 ऐड करेंगे 990 बन जाएगा, तो इसमें बीटा आंसर बेस्ट है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन आर डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो 30 में आंसर विल बी साइट और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड भी करते हैं, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए डिस्टर्ब हो जाएगा। शेप ऑफ प्रोटीन भी डिपेंड करती है, कौन सी स्ट्रक्चर है कौन सी फंक्शनल है, ठीक है। सिंथेसिस साइट क्या मतलब? राइबोसोम पे बन रहा है तो फिर क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी तो डिस्टर्ब नहीं होगी ना। अगर वो फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे बन रहे हैं तो क्या होगा, कोई मसला नहीं है। और अगर वो साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं होगी वो। जी निता, निता बेटे क्वेश्चन है आपका। Which type of amino acid is present on surface in tertiary structure in aqueous solution? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो बाहर वाली साइड पे होंगे, हाइड्रोफिलिक इनसाइड पे होंगे। तो ये बुक की लाइन ही है, डायरेक्ट आंसर। 32 में सिल्क प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन, सिल्क प्रोटीन किस में नहीं होगी? हेयर्स में नहीं होगी, बाकी सब में होगी, क्योंकि इसमें कैराटीन होगी। सिल्क वर्म में होगी, सिल्क क्लॉथिस में होगी, स्पाइडर वेब में हो सकती है सिल्क में, लेकिन हेयर्स में नहीं होगी। बेटे मैं आपको ऑन करता हूं माइक को, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर रहे होते, आपके नेट में इशू है बेटे। डिफरेंस बिटवीन साइटोसिन एंड साइटिडीन इज, तो आंसर विल बी शुगर, क्योंकि देखिए साइटोसिन जो है वो आरएनए में बेस है, और उस बेस है, और अगर बेस के साथ फास्फेट ग्रुप शुगर अटैच हो जाए तो साइटिडीन बन जाएगी। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस यहां पर मौजूद है। जी साथ साथ सर नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स नहीं होना चाहिए आंसर, मतलब जब फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो फिर आपका। बेटे मैंने न्यूक्लियोटाइड का, ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में साइड के बारे में है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में नहीं है। साइटाडीन जो है ना, साइटाडीन वो एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस होती है, प्लस जो है आपके पास शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। जी जी, तो ये उसका डिफरेंस। तो सर अगर आप साइटिडीन में अगर आप फॉस्फेट डाल देंगे तो साइटोसिन नहीं बनेगा? नहीं, साइटोसिन क्यों बनेगा? ये आरएनए की बात है, और उसमें फिर आपको वो आप उसको लगाएंगे CMP साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, या फिर डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं उसको। क्लियर है? टेबल में आप बुक निकालो, टेबल में देखिए क्या था कि नाइट्रोजन बेस अगर शुगर के साथ अटैच हो जाएगी तो साइटोसिन साइटाडीन कहलाएगी, और साइटाडीन के साथ फास्फेट अटैच होगा तो फिर वो आगे ATP ADP AMP में जाएगा। साथ क्लियर हो गया? आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। समझ गया। वो फॉस्फेट ग्रुप डालेंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस। ठीक है सर, टेक्निकल क्वेश्चन है। The combination of a pentose sugar with a base result in compound known as, तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसाइड।
ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। A true statement about RNA and DNA. Both DNA and RNA important role in central dogma. बिल्कुल बात सही है। सेंट्रल डोगमा क्या है वो मैंने आपको बताया भी था कि बेसिकली डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, तो उसमें आपके पास ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए रोल होता है। तो सेंट्रल डोगमा में रोल प्ले करते हैं। अगर डीएनए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, डीएनए आ गया, मैसेंजर आरएनए बन गया, ट्रांसफर आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन की अमीनो एसिड की ट्रांसफर नहीं होगा, राइबोसोमल आरएनए नहीं होगा तो राइबोसोम्स की डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, सिंथेसिस नहीं हो सकेगी। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, जी तो बड़ा आंसर बड़ा छोटा सा है, सिंपल सा है, एक्टिवेशन एनर्जी। Which of the following is a feature of enzyme? Soluble in aqueous solution में soluble होते हैं। एंजाइम की क्रिस्टलाइजेशन इलास्टिक इन नेचर, फाइब्रस नेचर तो नहीं होते, ग्लोबुलर होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स बना सकते हैं हम इसके। लेकिन ये पूछ रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ, तो सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन है। जी आमना जी बेटे। सर क्वेश्चन नंबर 33 दोबारा बताइएगा सर। साइटोसिन में भी नाइट्रोजन सॉरी राइबोस शुगर होती है और साइटिडीन में भी, दोनों में बेटे राइबोस कहाँ लिखा हुआ है, आपने कहाँ पढ़ा कि साइटोसिन में नाइट्रोजन बेस होती है? सर ये इटसेल्फ शुगर होती है, नहीं होती सर ये इटसेल्फ राइबोस शुगर है साइटोसिन तो। नहीं बेटे, मैं फिर वही बात हो रही है, आप लोग आपने अंडरस्टैंड नहीं एक चीज कर रहे आप। ये देखिए मैं अगर आपको ये बताऊं बेटे, आप ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे एक चीज ना, ये मैं आपको ये बताऊं कि बेटे ये आपके पास है एक पेंटोस शुगर है, ठीक है, और ये आपके पास एक नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस क्या हो सकती है आपके पास, आप लोगों ने पढ़ी है, 3 तरह की हो सकती है। एडेनिन हो सकती है, इन द केस ऑफ आरएनए यूरासिल हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है और गुआनिन हो सकती है। जब ये नाइट्रोजन बेस इसके साथ मिलती है तो ये एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड बन जाती है, न्यूक्लियोटाइड में होती है। तो न्यूक्लियोटाइड का दोस्तों पूछा ही नहीं है, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर और नॉट? जी जी बेटे क्लियर हुआ है? यस सर क्लियर हो गया, थैंक यू सर। जी मरियम बेटे बोले। सर एलएमएस का आंसर नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ही लगा हुआ है। वो गलत लगा हुआ है, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप तो हो ही नहीं सकते, वो की गलत है, बिल्कुल गलत है वो करेक्शन हो जाएगी एक दो दिनों में। जी अहमद बोले। अहमद भाई बोल। जी सर नीचे क्वेश्चन है सर, नीचे करिएगा स्क्रीन जरा, एंजाइम्स वाला। सर ये 36 जो क्वेश्चन है, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सर इसका इंक्रीजिंग टेंपरेचर बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। सर वो ठीक है, वो इसका बेस्ट वैसे यही बनता है, लेकिन अल्फा भी तो हो सकता है ना? नहीं 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 नहीं, इंक्रीजिंग टेंपरेचर क्या, ऑप्टिमम टेंपरेचर लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले ऑप्टिमम टेंपरेचर होता, अगर ऑप्टिमम टेंपरेचर होता ना तो फिर आंसर डिस्टर्ब हो जाता। एंजाइम की ये प्रॉपर्टी है कि वो रिएक्शन रेट में, जब रिएक्शन होना होता है दो रिएक्टेंट के दरमियान, तो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को ताकि रिएक्शन फास्ट अप हो जाए। ठीक है बेटे? ओके जी भट्ट साहब। सर मुझे समझ नहीं, आपने कहा कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है तो वो ऑप्शन भी एक बन जाता है, लेकिन वो कैसे बनता है? टेम्परेचर तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, जो इफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो वो तो इन एनी केस डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ही करेक्ट ऑप्शन है। वो मेरे ख्याल से तो ऑप्टिमम भी लिखा होता तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था।
हाँ जी, ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, बहुत एलेबोरेट है ये। शुएब अजीज जी, बेटे जल्दी करें, मैंने ना कहीं काम जाना है। मैं सर ये आपकी वजह से क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्या फर्क है? देखें, याद रखें, नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? जिसके क्रिस्टल्स नहीं बन सकते, फाइब्रस यानी कि पाउडर फॉर्म में नहीं आ सकता। एंजाइम्स को आप पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। वेलकम जी बेटे। नेक्स्ट है बल्क ऑफ अमीनो एसिड इन एन एंजाइम फॉर्म इट्स। तो बेसिकली क्या होगा बेटे? बीटा आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 में चार्ली आंसर है, खोशलैंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में है जी प्रिकर्सर सब्सटेंस फॉर कोएंजाइम्स यूज्ड बाय वेरियस एंजाइम ड्यूरिंग सेलुलर, तो डेल्टा आंसर है। ये तो इजी है। Enzymes which require optimum temperature to be lower than 37 for their proper functioning are present in टेस्टिस में होगा। टेस्टिस का बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी का टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 35 होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, ताकि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस और एंजाइम जो है इजीली वर्क कर सके। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम यहाँ के वर्क नहीं करते। अगर 38 हो जाए ना तो कभी भी वर्किंग नहीं होगी, कैस्ट्रेशन हो जाती है। All of the following can occur with increasing temperature except, बेटा आंसर है, बुक की लाइन ही है। पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, इट इज कैटेगराइज्ड एज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। इसी वजह से तो हम ठीक हो जाते हैं जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, क्योंकि उनके एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया की एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती हैं, और जब बैक्टीरिया के एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं तो वो वर्किंग नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाती है। इट वर्क इन हाईली एसिडिक मीडियम अल्फा पेप्सिन। इफ ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी कांस्टेंट एंड मैक्सिमम होगा, यानी कि फर्दर तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम रेट पे चलेगा वो। इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बुक की लाइन है, ये डिस्कस भी कर ली थी, तो आंसर विल बी मेलोनिक एसिड। जी मोहम्मद बिलाल भाई साहब, आप बोले बेटे। सर जब हम पेनिसिलिन यूज करते हैं तो वो बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोक देती है ना, उनको उनकी डेथ का तो काज नहीं बनती ना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बेटे मेरी बात सुने, जब वायरस जब बैक्टीरिया के जो साइट है उस पे ब्लॉक कर दिया उसने, तो एक्चुअली उसने बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स को ब्लॉक किया है ना। किल करना तो एक अलग बात है, बैक्टीरिया ब्लॉक हो गया, उसकी एक्टिविटी खत्म होगी, तो हमारे फिर मैक्रोफेजेस जाएंगे उसको इंगल्फ कर लेंगे, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। अंदर आपने जनाजा कराना है बॉडी के अंदर। मोहम्मद जी, अहमद बटे बोलिए। सर मेलोनिक एसिड का दूसरा नाम मेलोनेट होता है? हाँ जी, मेलोनेट भी बोलते हैं उसे, बिल्कुल। जी रहमत, आप बेटे बोलिएगा। सर ये 45 वाला एक बार रिपीट कर दें। देखिए, इफ ऑल द एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब है कि उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच है, देन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी, तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, कि एक ही वो रफ्तार से चल रहा होगा और वो हमेशा ऑप्टिमम पे होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। Question number 47, after slight increase of the temperature then optimum decrease in temperature would dash enzyme, so basically इसमें आंसर बीटा बनेगा। जी साथ बताएंगे। सर मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तिलाफ था कि अगर आप थोड़ा सा ऑप्टिमम से ऊपर ले जाएंगे तो वो तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, फिर तो आप उसको फ्रीज भी कर दें, उसने डीनेचर्ड ही रहना है। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सडनली डीनेचर नहीं होता, सडनली डीनेचर नहीं होता, स्लाइटली चेंज का है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्लाइटली चेंज कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल
मैंने कहा कि ये आपके पास इख्तिलाफ आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसको समझा नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए मेरी बात सुने कि ये आपके पास ये चीज है, ठीक है। सो ये आपके पास एक कर्व बनी है इस तरह से, और ये आपके पास पॉइंट आ गया 37.6 वटएवर जो भी है। अब वो कह रहा है कि ये आपके पास ऑप्टिमम एक्टिविटी है, ठीक है। तो स्लाइड चेंज क्या मतलब यहां तक आया, डिक्रीज हुआ, यानी कि यहां 37 से 38 से 39 हो गया, 39 हो गया ना जी। अब अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो वो डीनेचर होगा, ऐसे ही है भाई, ठीक जी है। सर। लेकिन मुझे बताओ आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, खुदा ना खास्ता? जी फ़ारेनहाइट। हाँ जी, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में तो बंदा जल अगर जाए। इसको ले जाए, अगर इसको ले जाए तो ये हमारे पास होगा 39 या 40 के बिटवीन, ऐसे ही है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में होगा 100 या 101 फ़ारेनहाइट हो। सो हमारे एंजाइम्स जो है एकदम सारे डिनेचर नहीं हो जाते। अब वो कहता है कि इतना स्लाइड चेंज आया है, लेकिन दोबारा आप उसको उसके ऑप्टिमम पे ले आए तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे ना। पहले याद रखिएगा एंजाइम एक्टिव से डीनेचर के दरमियान जो है ना, एक्टिव नेचर से डीनेचर के दरमियान थोड़े देर के लिए जो है वो इनएक्टिव होता है। पहले इनएक्टिव होगा फिर डीनेचर होगा, ठीक है, क्लियर है? सही है, सही है, ठीक है सर। मुझे पता था सबको यहीं पे मसला आएगा क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है ना। The non-competitive inhibitor binds with, तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? आंसर होना चाहिए एलोस्टेरिक साइट। बेटे 49 में देखें, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रेशंस आर डैश इन नेचर। ये बहुत आसान है, इस पे कोई बहस नहीं हो सकती, ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर आपके पास आता है डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन न्यूक्लियोहिस्टोन। बेटे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो है वो ज्यादा हम शेयर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। एक्चुअली जो है वो मैंने जो है वो डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, मेरे टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है बोल बोल के, तो मेरा टाइम जो है ना 4:15 बजे का है। तो मैं आप लोगों से आज इजाजत चाहूंगा। आप लोगों को इंशाल्लाह मंडे को हम चैप्टर जो है वो आगे स्टडी करेंगे बायोएनर्जेटिक्स का। इट इज अबाउट दी सेलुलर रेस्पिरेशन। उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, उसमें से हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और फर्दर हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे जी। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किसी के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दूंगा भी, बस मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये दे रहा हूं कि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो बेटे आप ले सकते हैं। 1 to 5 दे दिया मैंने आपको, 6 to 10 ले लें, 11 to 15 स्क्रीनशॉट ले लें, 16 to 21 ले लें या 20 ले लें, 21 to 25 ले लें स्क्रीनशॉट, 30 से अबव ले लें, बिलो सॉरी 33 तक, 34 से 38 ले लें, 39 से 43 ले लें स्क्रीनशॉट, 44 से 49 ले लें या 48 ले लें और 50।